हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे और जिसका तुम्हें था इंतज़ार वो चीज़ लेके आ गया हूं। हालांकि बहुत टाइम लग गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, टाइम पे मिल जाएगा अब से चीज़ों को। ठीक है, अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th मीडियम और आपका है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ऑलरेडी जैसा नाम है चैनल का वैसा ये काम है। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th मीडियम में इंग्लिश, तो ये चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी है आसपास में, पड़ोसी में, जो भी है, उसको वीडियोस को, चैनल्स को ज़रूर शेयर करना। और थैंक यू सो मच बहुत सारा विशेष के लिए। ऑलरेडी कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, ठीक है, विशेष को लेकर के। आज हमारे चैनल का 2 साल कंप्लीट होने को है। आज ही के दिन रात के आई थिंक 9 बजे मैं छत पे फर्स्ट वीडियो अपना शूट किया। तो वो भी मेरा एक छोटा सा फ़ोन था वीवो का, अभी तक उसको संभाल के रखा हूँ। बड़ा मुश्किल से वीडियो शूट किया था। वो यादें मैं किसी भी एक वीडियोज़ में बताऊँगा किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें किया था, क्या आइडियाज़ था, वो सब बाद में। लेकिन आज हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो वीडियोज़ को शेयर करना ना, कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स ही क्यों पहले लिए और भी कुछ क्यों नहीं लिए, बात ये सोचे होगे ना तुम लोग। तो मैं बता रहा हूँ, देखो, आपका हिस्ट्री एनसीईआरटी से 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी बता रखा था, वो कवर कर लेना है। लेकिन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये थोड़ा एससीईआरटी के चीज़ें पूछते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं कि एससीईआरटी पढ़े नहीं है। तो मैं चाह रहा कि पहले ये सब चीज़ों को कवर कर लें, है ना। तो आज सब्जेक्टिव करेंगे विथ चैप्टर वाइज, जिसमें पीवाईक्यू के, मॉडल सेट के, सेंटर पेपर और आपके एससीईआरटी टेक्स्ट बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो बुक के क्वेश्चन हो, चाहे मतलब बुक के जो, देखो, एक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन ठीक है वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये हाल ही में जो आपका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैंने जो रियलाइज़ किया, एनालिसिस किया चैप्टर क्वेश्चंस का, तो उसमें ये दिखा कि अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो अलग था, लेकिन अब क्या चेंजेस किया है, बुक में जो टॉपिक्स है उससे क्वेश्चन बनाने लगे हैं। तो उसी हिसाब से हम भी लेके आ गए। हम भी कम थोड़ी ना, हम लोग भी उसी हिसाब से पढ़ के जाएंगे, चाहे कैसे भी पूछ लें, आंसर हम लोग को ज़रूर दे के आना है। आज के इस चैप्टर में कितना चैप्टर करेंगे वो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। पीडीएफ कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो, पीडीएफ बाद का काम, मिल जाएगा तुमको, ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें आंसर रिप्रेजेंट कैसे करना है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो तुमको किस तरीके से लिखना है ताकि तुमको फुल नंबर मिल जाए। बाय चांस वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बन रहा, तब क्या लिख के आना वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और तुम्हें याद कैसे करना है, पीडीएफ से कैसे याद करना है, लिख के कैसे याद करना है, हर एक चीज़ जो भी अपना छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो सब साथ में शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए अब टेंशन बंद कर दो, अब सब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। फिर एक दिन गैप लेंगे, फिर कल हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, ठीक है। मैं सोचा था साथ में साइंस लेते हुए चले, लेकिन आज ये जो सब्जेक्टिव टाइप करने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे टैब में ही टाइप करना पड़ा, कंप्यूटर वर्क नहीं किया, ठीक है, जिसके कारण से मुझे टैब में ही टाइप करना पड़ा, बहुत मेहनत लगा। तो वो एक बार कॉमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे तारीफों के पुल बांध दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। और जिनको भी ऑब्जेक्टिव में टेंशन है और एक कॉमेंट सेक्शन में आते रहते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव करके पास हो जाएंगे, देखो, पास ईजिली कर जाओगे, क्योंकि देखो तुम्हें चाहिए 80 नंबर, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ। 80 मार्क्स का है, 40 मार्क्स तुम्हें ऑब्जेक्टिव देगा, 40 मार्क्स तुम्हें सब्जेक्टिव देगा, 20 नंबर तुम्हारे स्कूल वाला देगा। ये 40 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ मैं एक ही बोलूँगा, डिकोड सीरीज़ को ढंग से करो, एकदम बहुत शिद्दत से करो, तुम्हारा 40 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। और अभी जो ये 40 मार्क्स है, इस 40 मार्क्स के लिए मैं तुम्हें ना 30 मार्क्स के लिए रेडी करूँगा। 10 मार्क्स क्यों? 10 मार्क्स वो तुम्हारे लिए, तुम किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करोगे वो 10 मार्क्स तुम पे डिपेंड करेगा। अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो अच्छा हो जाएगा, सीधा सीधे आपको 40 लेना ला पाइएगा, है ना। तो 30 नंबर पे मैं मेहनत करूंगा, बाद बाकी 10 नंबर आपको मेहनत करना होगा कि आप एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करके आते हैं, क्या लिख के आते हैं। इसलिए मैं आपके हवाले आपके 10 नंबर कर रहा हूँ। बाद बाकी स्कूल से तब 15 भाई फिक्स है, 15 तो मतलब रेयर केस में एकदम, ठीक है। एकदम तो 18-19 एकदम मतलब सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आराम से आप ऑब्जेक्टिव करके, अच्छे से ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव से पास होना है तो आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करना होगा, और स्कूल से बात करके 60 लगभग आ जाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में भी जितना चीज़ें करा रहे हैं उसको करिए, आराम से हो जाएगा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें देख लेना, सब चीज़ें मैंने करा रखा है। चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री का, इकोनॉमी एंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट। किस हिसाब से क्वेश्चन बना सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है, 2 नंबर कैसे पूछेगा, 5 नंबर कैसे पूछेगा, साथ साथ वीडियोस को फास्ट कर लो, ठीक है। और ध्यान से सुनो।
सबसे पहले व्हाट इज़ इकोनॉमी। अगर व्हाट इज़ इकोनॉमी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये एससीईआरटी का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैंने उसमें और एक चीज़ ऐड कर दिया। अगर थक गया हो व्हाट इज़ इकोनॉमी पूछ के, तो और क्या पूछ सकता है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूछ सकता है। तो जितने भी जो इस तरीके से सब ऑब्जेक्टिव में मैंने किया, उसी तरीके से मैं सब्जेक्टिव में भी चीज़ों को लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर ये ना पूछे तो क्या पूछ सकता है, किस नंबर पर कितना नंबर के किस तरीके से लिखना है बताता हूँ, ठीक है। स्टार्ट, आ जाओ। देखो, अगर 2 नंबर पूछा तो सिंपल सा व्हाट इज़ इकोनॉमी अगर पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकता है एक एक नंबर पे। लेकिन अगर पूछा व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, तो इकोनॉमी रेफर करते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स यानी सामान और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर कंज्यूम करता है। कौन कंज्यूम करता है, सोसाइटी या फिर कोई भी रीजन, ठीक है। और जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं जो रिलेटेड होते हैं मैनेजमेंट का, रिसोर्सेज का, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब मिला के क्या बनाता है, हमारा इकोनॉमी बनाता है, ठीक है। आंसर को रिप्रेजेंट करने का कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हें सिंपल सा व्हाट इज इकोनॉमी दिया, तुम देखो, और एक बात, अगर तुम्हारे पास पहले से डेफिनेशन है तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी, वो तुम रिवीजन कर रहे हो, थोड़ा बहुत याद हो गया, तो उसी को लेके कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसको ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लगे तुमको वो पॉइंट ऐड कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने जो आंसर लिखा है, ठीक है, अब मेरा आंसर दिखा तो तुम ये वो वाला याद करना छोड़ दिए, इसको याद करना स्टार्ट कर, ऐसा मत करना, ठीक है। तुम्हारे पास जो आंसर है, तुम्हारे नोट्स में जो आंसर है वो कंटिन्यू करते रहना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में वो कहीं ना कहीं बैठ चुका है। तुम्हें अभी लग नहीं रहा है कि याद हुआ, बट कहीं ना कहीं बैठ चुका है, तो याद रखना। तुम्हें लिखना कैसे बताता हूँ। सबसे पहले तुमने ये लिखा, अगर चीज़ों को आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो तुम्हें क्या चीज़ ध्यान रखना है, खास करके एग्जामिनर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो खोजेगा नहीं ना क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें, वो आपको शो करना होगा इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इकोनॉमी क्या रेफर करता है, इकोनॉमी जो रेफर करता है क्या सिस्टम है, जो गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होता है, ये गुड्स और सर्विस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसके नीचे हाईलाइट कर देंगे, ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से हाईलाइट करेंगे, ब्लू ब्लैक दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो आप ब्लैक से हाईलाइट करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर देखो व्हाट इज इकोनॉमी, आंसर लिखा आपने, आंसर लिखा, मैं एक को समझा रहा हूँ, जहाँ जहाँ समझाने का रहेगा मैं समझा दूँ। आंसर 1, अगर आंसर, और वो सेक्शन जरूर लिखना, आप किसका लिख रहे हो, ज्योग्राफी है, जैसे ये आपका इकोनॉमिक्स है तो ऊपर यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिख देना। उसके बाद आप आंसर नंबर 1, अगर ये देखो शॉर्ट है तो यहाँ पे लिख देना शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट लिखने के बाद यहाँ इकोनॉमिक्स लिख देना, ताकि उसको पता चले कहाँ का आंसर लिया। ऐसा नहीं बस नंबर डाले जा रहे हैं, ठीक है, वो नंबर से लेना, उसको क्यों मेहनत करवाना। जितना कम मेहनत करवाओगे, जितना कम दिमाग लगवाओगे उसके आपके पेपर में, उतना अच्छा नंबर दे के चले जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा नंबर देने में, ठीक है। तो अलग बात है वो घर से झगड़ा करके आया, वो अलग बात है, ठीक है। तुमको आंसर देना है, तुमको शॉर्ट का आंसर दे रहे हो तो सिंपल सा शॉर्ट लिखने के बाद किसका आंसर दे रहे हो, जैसे अभी इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे लिख देना। इकोनॉमिक्स लिखने के बाद आंसर नंबर 1, जितना नंबर का पूछे या जो भी नंबर में रहेगा, ठीक है, तो उसको आंसर नंबर 1 करने के बाद टॉपिक क्या है, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी आप सिंपल से एक छोटा सा सब हेडिंग बना लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें फॉलो करना, ये सब चीज़ें करने से फ़ायदा रहता है, ठीक, कम लिख के भी आपको अच्छे खासे इकोनॉमी लिखा, उसके बाद हाईलाइट मतलब इकोनॉमी में थोड़ा सा एक लाइन कर दिया, तो इकोनॉमी वो समझ गया कि क्या डिफाइन कर रहा है, इकोनॉमी डिफाइन कर रहा है। फिर यहाँ से आ जाओ, फिर नेक्स्ट लाइन से अगर तुम लाइन छोड़ के लिखते हो तो भी सही है ना, जो लोग मेरे जैसा लाइन नहीं छोड़ते हैं तो वो भी सही, ठीक है। जैसा हो बस साफ साफ उसको दिखना चाहिए क्या है, और ज़्यादा कर्सिव लिखने का कोशिश मत करना, मतलब होता है ना, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कर्सिव नहीं, कर्सिव चलता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्सिव नहीं, जो ऐसा समझना कि उसको समझाना है तो उसको समझ में आ जाए, वही चीज़ करना है इस पर। तो देखो इकोनॉमी रेफर टू द, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पॉइंट इसमें लगा देना, कंज्यूम करता है विद इन द सोसाइटी और रीजन, बस कुछ कुछ जगह पे करना है, ठीक है। उसके बाद और ये जो करता है ऑल द एक्टिविटी जो रिलेटेड है किस आपका कैपिटल, लेबर, लैंड एंड टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसका ये जो नीड्स होते हैं, इसको नीड्स को और जो भी उनको चाहिए फुलफिल करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमी बोलते हैं। ये वाला उसका डेफिनेशन है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते हैं, तुम भी इसी तरीके से जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको हाईलाइट कर देना, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी हो। मैथ में भी आंसर को आप बॉक्स में बंद कर देना, ताकि वो लोग आंसर सीट उनके पास रहता है तो वो डायरेक्ट चेक करके चला जाता है, प्रोसेस देखता है। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट आंसर लिख के आ जाओ, प्रोसेस देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लो किसको फास्ट में चेक करना हो तो वो आंसर मिला लेता है कभी कभी, तो आंसर मैटर करता है, ठीक है, आप बॉक्स में पैक किए कि नहीं। उसके बाद अगर पूछा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो पीपल अर्न करते हैं अपना फुलफिल और डिमांड और नीड्स को पूरा करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है वांट्स टू फुल डिमांड्स
एंड नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, उस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को हाईलाइट कर दिए, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, और उसका क्या डिफरेंट पार्ट है। ये उसका डिफरेंट पार्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, बट अगर तुमसे पूछे इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट बता दो तो फिर भी आंसर लिख के आ पाओगे। अगर तुमसे सिंपल सा पूछे क्या समझते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से, तो इतना ही लिख के आ जाना है, ठीक है। 5 ये जो है ये 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमी, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी 2 नंबर में ही पूछेगा, ठीक है, ठीक है। मिला जुला के पूछना हो तो 5 नंबर में अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। लेकिन 5 नंबर में क्या आ सकता है, इकोनॉमी आएगा, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जगह और कुछ चीज़ें देगा। क्या देगा थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमी, ठीक, पहला। उसके बाद फिर लिखेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, कनेक्टेड है। तो 5 नंबर के लिए अगर बनाना चाहे तो इस हिसाब से बना सकता है कि इकोनॉमी दे दिया, फिर इकोनॉमी का आपका स्ट्रक्चर पूछ लिया, उसके डिफरेंट पार्ट पूछ लिया, तब 5 नंबर भी बना सकता है। या पार्ट छोड़ दे, बस सिंपल सा इकोनॉमी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है इकोनॉमी का बता दो, ये 5 नंबर का पूछ लिया। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को वो पूछ सकता है। इसी हिसाब से मैंने रेडी किया, ताकि तुमसे 2 नंबर पूछे तो वो लिख देना, 5 नंबर पूछे तो उस हिसाब से चीज़ों को लिख देना, है ना। चला जाओ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी और उसका डिफरेंट पार्ट को देखते हैं। आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को डिवाइड किया वेरियस प्रोडक्शन एरिया में, ठीक है। जैसे आपका इकोनॉमिक, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, बिजनेस हो गया, बैंकिंग हो गया, तो इसको 3 हिस्से में, तो 3 डिफरेंट सेक्शन। तो ये 3 डिफरेंट सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। पहला क्या, प्राइमरी सेक्शन। और देखो अगर पॉइंट में लिखते हो, अगर ऐसे करके लिखते हो प्राइमरी सेक्टर फिर सेकेंडरी सेक्टर, तो उसको लगेगा कि हाँ पढ़ा लिखा बच्चा, ठीक है। पढ़ा लिखा तो ऑलरेडी सबको ही है, लेकिन फिर भी मतलब पढ़ा अच्छा खासा पढ़ा है, तो इस हिसाब से चीज़ों को पॉइंट में लिख देना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। और अगर तुमको सिंपल सा पूछे अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, तो तुम फिर से वही आंसर, शॉर्ट है तो ऊपर शॉर्ट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आंसर, ठीक है, आंसर यहाँ पे 2 लिखा। यहाँ 2 लिखने के बाद यहाँ सिर्फ ये लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अगर स्ट्रक्चर ही सिर्फ पूछा है तो उसी को क्या बनाना है, सब हेडिंग बना देना। ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लू से लिख रहे हैं, बस ब्लैक से नीचे हाईलाइट कर देना कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। इतना लिख लिया, उसके बाद ये लिख देना। यहाँ से आपको पता चल गया प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। प्राइमरी में क्या क्या था, ये भी चीज़ अगर तुम देखो, अगर तुम इसी में ऐड करना चाहो तो ये चीज़ तुम यहाँ पे, ये जो चीज़ है, ये वाला चीज़ है, इसको तुम यहाँ ऐड कर सकते हो। प्राइमरी सेक्टर लिखा, उसका यहाँ पे लिख देना प्राइमरी सेक्टर, इस तरीके से करके इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्जाम्पल कुछ लिख देना, एग्जाम्पल दिस फलाना ढिमकाना, हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, फिर ये वाला लिख देना, इट इज़ नॉन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, और आपका ये कुछ एग्जाम्पल लिख देना, बहुत अच्छा लगेगा उसको। टर्शरी सेक्टर, तो यहाँ पे लिख देना नॉन एज सर्विस सेक्टर, एग्जाम्पल लिख देना, बस हो गया। और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आपको याद है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे आपको बस ऐड कर देना है, ठीक है। समझ में आया किस हिसाब से ये पूछा जा सकता है, और इसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो डिफरेंट पार्ट तो ये हो गया। अगर देखो सिंपल सा, अगर तुमसे पूछे कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, तो इस हिसाब से लिख देना, ठीक है, यहाँ तक लिख देना। उसके बाद डिफरेंट पार्ट पूछे तो यहीं पे तुम और एक कॉलम बना लेना, या ये लिखने से पहले यहाँ तक लिखने के बाद यहीं पे कहीं पे लिख देना, यहाँ इकोनॉमी तक हुआ ना, यहाँ पे लिख देना इट्स डिफरेंट पार्ट्स, क्या क्या है, तो यहाँ पे लिख देना पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंशन है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे तो हाईलाइट कर देना, और ये सब तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और देखो यहाँ पे तुम लिखोगे प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो वो जान लेगा कि हाँ ये सही आंसर लिखा है। यहाँ पे क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देना दूसरा पेन से, पूरा मत गोज देना, बस सिंपल सा एक महीन लाइन इस तरह से खींच देना है, ठीक है, कान के नीचे खींचते वैसे करके, ठीक है। टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो इस हिसाब से चीज़ों को लेते हुए चलना, आराम से तुमको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो कॉपी जो होता है तुम्हारा ज़्यादा कुछ ये ज़्यादा मतलब चौड़ाई होता है, लंबाई में कम होता है, तो तुम एक को जब लिखोगे इतना लिख दोगे तो तुम्हारा एक कॉपी एक पेज भर जाएगा। और आजकल पन्ना भरने वाला सिस्टम नहीं चला है, ठीक है, तो तुम जितना पेज खाली रख के आ गया, क्यों खाली रखे, ऐसा नहीं, कंटेंट तुम लिख के आए हो, चाहे तुम अपने शब्दों में लिखे, और जो अपने शब्दों में लिखे उतना ज़्यादा फायदा है, ठीक है, अच्छा लगता है, बट वर्ड इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं तुम कुछ भी अपने शब्दों में लिख के आ रहे हो, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब बात है टाइप ऑफ इकोनॉमी, ये पढ़ लिए स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी, और इसको अगर 5 लेवल में क्वेश्चन बनाना हो तो किस हिसाब से बनाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमी, एक क्वेश्चन बना, फिर उसी में
आपको बोलेगा टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो इस तरीके से 5 नंबर में देखो इकोनॉमी को वो यहाँ भी यूज़ कर सकता है, ये वाला क्वेश्चन में 5 नंबर में देना हो, और ये इकोनॉमी को यहाँ भी यूज़ करता है अगर इसको 5 नंबर में बनाना हो। तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि कहीं से बनाएं, तुम याद कर लेना, जिस हिसाब से पूछे उस हिसाब से चीज़ों को अरेंज करके बता देना, ठीक है। तो टाइप ऑफ इकोनॉमी में आपको मालूम है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 3 टाइप। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले क्या सब हेडिंग डालोगे, टाइप ऑफ इकोनॉमी, नीचे टाइप ऑफ इकोनॉमी कितना 3 टाइप के होते हैं, इस पर हाईलाइट कर देना। पहला क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास क्या होता है, जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, अपना मीन ऑफ प्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया अपना सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये जो होता है ये मीन ऑफ प्रोडक्शन आउंड और ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, और यहाँ पे ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये मीन ऑफ प्रोडक्शन आउन एडवांटेज, यहाँ आउन यूज ऑफ एडवांटेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या सेकंड पॉइंट क्या है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ सरकारी था, ठीक है। यहाँ तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया, एग्जाम्पल भी लिख देना, बहुत अच्छा लगेगा उसको, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स्ड, और ये इस हिसाब से चीज़ों को लिखना, ऐसे नहीं कि यहीं पे तुम यहाँ पे मिक्स घुसेड़ दिए, उसको खोजने में ही दिक्कत होगा, उसको दिक्कत नहीं देना है, जितना कम दिक्कत दोगे उतना ज़्यादा नंबर। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्ट, यहाँ देखो इसे क्या मेंशन करना है, हाईलाइट क्या करना है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। मिक्सचर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ किसका, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। जिसमें ऑनर्ड बाय, यहाँ पे ऑनर्ड बाय कौन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जिसमें गवर्नमेंट भी हो प्राइवेट भी हो, खिचड़ी बन गया हो मतलब मिक्स हो गया हो, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे लिख देना एग्जाम्पल इंडिया, बस इतना करके आओगे आपको नंबर मिलेगा। सिंपल सा, अगर इसको अगर 5 नंबर में पूछे व्हाट इज इकोनॉमी, तो तुम इकोनॉमी भी लिख सकते हो, इकोनॉमी टाइप ऑफ इकोनॉमी इस तरीके से लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया, आ गया। अब आते हैं ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, नाम से पता चला कुछ ग्रो हो रहा है, ऐसा प्रोसेस इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हेल्प करता है किसको, इम्प्रूविंग करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, इम्प्रूविंग किसका, स्टैंडर्ड रहने का तरीका को, ठीक है, इंप्रूव करता है सोसाइटी को, ठीक है। और नॉट अ सिंगल सेक्शन, पूरा देखो सिर्फ सिंगल सेक्शन में पूरा का पूरा सोसाइटी को ही ये करता है, चेंज करता है। तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, उस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको दिया गया है इस तरीके से, इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले आंसर नंबर जितना है वो लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो द वर्ड मीन्स सस्टेनेबल, दैट डेवलप, दैट विच कैन सस्टेन। तो उसका मतलब क्या होता है, ये जो सस्टेन रहेगा, विच कैन सस्टेन, तो यहाँ पे हाईलाइट कर लिए, ठीक है। समझ में आ गया पहला पॉइंट, एट अ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। तो ये वाला प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। तो ये 2 चीज़ देख के ही आपको नंबर दे देगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी है, ठीक है। वो खोजेगा नहीं, डायरेक्ट देख लेगा, नंबर दे के चल जाएगा। तो इसी हिसाब से चीज़ों को करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना, उसके बाद अकॉर्डिंग टू वुडलैंड क्या कमीशन, इतना लिख देगा ना, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देना, वो खुश हो जाएगा। क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है डेवलपमेंट जो फुलफिल करता है, क्या, फुलफिल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फुलफिल प्रेजेंट नीड्स, यहाँ जो होता है प्रेजेंट नीड्स इकोनॉमी या आपका पॉपुलेशन विदाउट कंपेरिजिंग विद एबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये फ्यूचर जनरेशन में आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैंने ऐसा नहीं कि अभी मिल रहा है सबको सभी यूज़ कर लो, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखो, है ना। इन बच्चों के लिए पेड़ पौधे बचा रहे हैं, ठीक है, वो वाला मत काम करना, कुछ बचा के रखना, है ना, वो वाला बात है, ठीक है। ओके, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़्यादा चांसेस है कि 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। प्रेजेंट करने का तरीका समझ गए, सिंपल सा क्या बनाना है, एक सब हेडिंग बनाना है जिसमें लिखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, सस्टेन, सस्टेनेबल से सस्टेन हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हाईलाइट कर देना, पहले देख के ही खुश हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, फ्यूचर जनरेशन के साथ खिलवाड़ होने से रोकता है, ठीक है। प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन का भी सोचता है, जैसे तुम लोग अभी फ्यूचर का सोच रहे हो, जनरेशन तो नहीं बट फ्यूचर का ज़रूर सोच रहे हो, है ना, किसके साथ, मतलब कहाँ पढ़ोगे, किसके साथ, खुश हो गया था बंदा, ठीक। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देना भूल गया यार, मतलब
यार इसको ना पता टाइप किया, टैब से हाथ से टाइप किया, देखो कितना मेहनत किया तुम्हारे लिए। यूज़ सम इंडेक्स एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका ना वैसे SCRT में क्वेश्चन तो है, लेकिन ये टॉपिक है और आजकल टॉपिक से क्वेश्चन बना रहा है बिहार बोर्ड, तो तुम्हें देख के रहना होगा। बिल्कुल जितना बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं सब टॉपिक लेके आ गया, जितना इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनेगा या 10 साल में इधर उधर से तुम बता रहा हूँ ना 10 साल का चीज़ें, वो तुम्हें इसमें मिल जाएगा। आ जाओ, क्या बोलना चाह रहा है, कुछ इंडेक्स बताओ जो मेज़र करता है नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर 5 नंबर ने पूछा तो ये 3 आपको बताना पड़ेगा, वरना ये हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के क्वेश्चन। अगर आपसे नेशनल इनकम पूछे तो ये टिप देना, अगर पर कैपिटा इनकम पूछे तो ये छाप देना, और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछे तो ये छाप देना। अगर सिंगल पूछे तो सिंगल, अगर 5 नंबर में पूछे तो मिंगल करके लिख के आ जाना है, ठीक है। ये क्या क्या इंडेक्स है मेज़र करने का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे पहले नेशनल इनकम, 3 और यहाँ पे लिख देना कि इंडेक्स एंड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सच एज, फर्स्ट नंबर नेशनल इनकम, फिर नेशनल इनकम को थोड़ा सा डिफाइन कर देना। वैसे नेशनल इनकम 2 नंबर में अलग से सेपरेट में पूछा जा सकता है। अगर 5 नंबर में पूछना हो तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछेगा, ठीक है, पूरा का पूरा पूछेगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 नंबर में पूछना हो तो सिर्फ आपको नेशनल इनकम पूछेगा, ठीक है। और आपका पर कैपिटा इनकम ऐसे पूछेगा, व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ देगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस में ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसका डेफिनेशन लिखना, इसका डेफिनेशन लिखना, बीच में एक कवाड़ी में दीवार लगा देना, इधर लिख देना नेशनल इनकम का इधर डेफिनेशन लिख देना, इधर लिखना पर कैपिटा इनकम का इधर तुम डेफिनेशन लिख देना, बस ये हो गया डिफरेंस। और क्या चाहिए तुम्हें, बस इतना ही तो करना है ना। चलो अब बता रहा हूँ, और भी कुछ मुझे शायद आई थिंक वो ऐड किया था कि नहीं, नेशनल इनकम था आई थिंक, 1 मिनट में बस चेक कर रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम। अच्छा देखो यहाँ पे ऑलरेडी दूसरे चैप्टर में यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया कि उस हिसाब से ये भी कर सकते हैं। फिलहाल इधर आओ, इधर का चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम को कंसीडर किया जाता है मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और हाईलाइट कब करना मैं बता रहा हूँ, जैसे आंसर लिख लिया, ठीक है, और कोशिश करना सबसे पहले जा करके 5 नंबर पे सबसे पहले जाके लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। आपको OMR 1 घंटे के लिए मिलेगा, ले लेना, OMR का काम कर लेना, ठीक है। और उम्मीद है कि 1 घंटा से पहले तुम लोग बना दोगे, क्योंकि उतना चीज़ हम लोग करके कवर करके जाएंगे एग्ज़ाम। मैं नहीं, तुम लोग जाओगे, मैं कवर करवाऊँगा। बात इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग सबसे पहले कॉपी मिलेगा वो भर लेना, जो भी नाम वगैरह तो लिखना नहीं पड़ता, बस कौन सा सेक्शन कौन सा सेट वगैरह मिला है वो सब चीज़ किस तरीके से भरना वो भी बता दूंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो, धैर्य रखो, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले एक तुम्हें हिस्ट्री का क्या मिलेगा, आपका लॉन्ग आंसर, फिर उसके बाद आपका किसका मिलेगा, इकोनॉमिक्स, जो भी रख लो यार, इकोनॉमिक्स का, फिर ज्योग्राफी का, फिर आपका पॉलिटिक्स का या सिविक्स का, जो भी बोलो। तो मेरा सजेशन बहुत अच्छा है, सॉरी मतलब मेरा सजेशन, मैं तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया बता रहा हूँ, अच्छा तुम पता नहीं है कि नहीं वो तुम्हें पता है, लेकिन एक सजेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें अटैक करना है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे क्यों अटैक करना है, क्योंकि 5 ही नंबर ज़्यादा नंबर है, जहाँ ज़्यादा खाना मिलेगा एग्जैक्टली हम लोग वहीं जाके बैठेंगे, है ना। तो वही चीज़ करना, सिंपल सा कॉपी मिलेगा, वहाँ पे लिखना है सेक्शन बी, तुम्हारा सेक्शन बी में ही रहता है सारा का सारा सब्जेक्टिव। सेक्शन बी लिखने के बाद वहाँ पे सबसे पहले तुम हिस्ट्री का बना रहे हो तो यहाँ पे लिख देना तुम्हारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो यहाँ पे तुम लिख देगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। Q&A में शॉर्ट में लिख लो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक बनाया, एक डिब्बा बना दिया। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किसका, हिस्ट्री का, तो यहाँ तुम लिख देना हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री लिख दिया, हिस्ट्री, बस इतना कर देना, ठीक है। लॉन्ग आंसर हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, दो पेज जितना लगा, ठीक है। उसके बाद फिर हिस्ट्री का शॉर्ट में मत जाना, फिर डायरेक्ट आ जाना लॉन्ग आंसर, वहाँ पे लिख देना लॉन्ग आंसर, ठीक है। क्वेश्चन किसका बना रहे इस बार, इकोनॉमिक्स का बना रहे तो इकोनॉमिक्स लिख देना, फिर इकोनॉमिक्स का लॉन्ग आंसर बन जाए, फिर किसका बनाओगे, फिर ज्योग्राफी का लॉन्ग आंसर, और फिर कंप्लीट होने के बाद फिर किसका, पॉलिटिक्स का, जिस हिसाब से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शॉर्ट में तुम अगर 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन में भी आंसर लिखते हो फिर भी तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। देखो शॉर्ट में ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ नहीं लिखते, मतलब छोटा छोटा पॉइंट लिख के मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब 5 नंबर 2 नंबर में इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि 5 नंबर आते आते दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो दिमाग स्टार्टिंग में रहेगा पता चला आगे भूल जाओ, है ना। इसीलिए 5 नंबर की चीज़ों को पहले कवर कर लेना, पहले
सिक्योर कर लिया 5 नंबर, जब खत्म हो गया पूरा सिविक्स पॉलिटिक्स तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद वहाँ पे लिख देना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किसका, हिस्ट्री का, तो वहाँ बना लिया। फिर लिखना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का लिखना स्टार्ट कर देना, नंबर सही रखना, ठीक है, नंबर, ठीक है, नंबर मांगोगे नंबर दे देंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो वही वाला नंबर को बिल्कुल सही रखना, कौन सा नंबर का तुम लिख रहे हो, ठीक है। 50% रहेगा, जो आता है अच्छे से उसको बताना है, ठीक है। मुझे मालूम है मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, है ना। याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई रिप्रेजेंट करके नहीं आ पाता, जिसके कारण से नंबर कम आ जाता है ना। तो वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो नाराज़ मत होना, बस सुनते रहो, क्या ही कर सकते हो, वीडियोज़ को फास्ट ही कर सकते हो। जो बताना था आई थिंक मैंने सब चीज़ें बता ही दिया। अच्छा, कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन होगा कि हम लोग को ऐसा है कि हम लोग को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद ही नहीं है, तब क्या करेंगे, है ना। अगर ऐसा केस आता है तो तुम सबसे पहले शॉर्ट को कंप्लीट कर लेना, है ना, शॉर्ट आंसर, इसका शॉर्ट आंसर, इसका शॉर्ट आंसर, उस हिसाब से जस्ट अपोजिट चल जाना। लेकिन आता है, कोशिश करना, आ जाएगा, जितना सारी चीज़ें मैं कराऊंगा उसी से आ जाएगा। मान लेते कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या करना, उसको कुछ नहीं करना, जो पूछा है तुमसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा, मान लो तुमको आता नहीं है ना, 2 नंबर में, जस्ट एग्जांपल लेके चलो, तो तुमने ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इतना बार ऑब्जेक्टिव पढ़े हो तो यूएनडीपी का नाम तो सुने होगा, तो पहला पॉइंट वही लिख देना। इसको कौन, मतलब इसमें कौन काम किया था वो भी मैंने तुम्हें बताया था, कौन काम किया था, महबूबुल हक काम किया था, उसका नाम लिख देना, ठीक है। वो 3 लेवल पे चेक करते हैं क्या क्या था, वो तुम ऑब्जेक्टिव में बहुत बार देखोगे, तो वो लिख देना। तो ऑब्जेक्टिव के चीज़ों को, पॉइंट्स को, ठीक है, आप सब्जेक्टिव में भी लिख के आ सकते हो, ये चीज़ भी दिमाग में अटाए रखना, है ना। तो इस तरीके से अगर बिल्कुल तुम्हें नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, अगर तुमसे 4 में से 2 मांगा है तो 2 का जवाब दो, ठीक है। गलत सही बिहार बोर्ड में मैं सही बता रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली बहुत अच्छे से तो चेक नहीं करने वाला है ना, तो लेकिन तुम कोशिश करना चीज़ों को सही लिखो। ऐसा नहीं तुमसे पूछा है कुछ क्वेश्चन तुम लिख रहे हो कुछ क्वेश्चन, वो नहीं करना। उससे रिलेटेड अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड चीज़ों को लिखने की कोशिश करना, कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है, ठीक है। तो कुछ नंबर ज़रूर मिल जाएगा। आई होप तुम लोग मेरी बातों को समझ रहे होगे, भावनाओं को समझ रहे होगे, भावना का मत समझना, भावनाओं को समझो, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया, ओके। कोई भावना हो तो गुस्सा मत होना, ठीक है, बस बता रहे। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फंडा समझ में है। मैथ में खास करके ये चीज़ अप्लाई करना, मैथ में सबसे पहले लॉन्ग आंसर पे अटैक करना, ज़्यादा जहाँ खाना वहाँ हम लोग हासिल, है ना। वैसे तो बिना बुलाए भी हम लोग चल जाते हैं, कोई बात नहीं। चलो, नेशनल इनकम ये मेन इंडिकेटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री पर्टिकुलरली इन ईयर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेशनल इनकम। जितने भी गुड्स है सर्विसेज है प्रोड्यूस होता है कोई कंट्री में, विद इन ए कंट्री, यहाँ पर विद इन ए कंट्री इन अ ईयर, यहाँ पे ईयर लिख देना, पर्टिकुलर ईयर, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। यहाँ तक हो गया। जनरली व्हेन दे मोर नेशनल इनकम, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लेना, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा अमीर होगा, उसी हिसाब से जिसका नेशनल इनकम ज़्यादा होगा वो डेवलप ज़्यादा कहलाएगा। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला नेशनल इनकम। अगर तुमसे सिर्फ नेशनल इनकम पूछे तो हेडलाइन, सॉरी सब क्या बोलते हैं यार, सब टाइटल बना लेना, वहाँ लिखना आंसर नंबर 3 क्या, नेशनल इनकम। उसके बाद लिख देना नेशनल इनकम कंसिस्ट करता है, मेन इंडिकेटर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस इसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ऐसा है नहीं पूरे लाइन में हाईलाइट कर दो, ऐसा भी पर्टिकुलर जगह जगह पे करना है, ठीक है। चलो, पर कैपिटा इनकम ये भी 2 नंबर में अलग से पूछ सकता है, कभी कभी अगर साथ में पूछो तो ये आपको पूछ सकता है, या कभी कभी दोनों नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस, जैसे वहाँ आगे के चीज़ों में है, ठीक है। ये चीज़ आप उधर वाला याद कर सकते हैं या फिर ये वाला याद कर सकते हो, मैं जो अच्छा लगे याद कर लेना। ये मोस्ट प्रेफर्ड इंडिकेटर होता है जो मेजर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन को, किससे किससे, बोलो 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 बोलो, नेशनल इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन, तो क्या मिल जाता है हम लोग का, पर कैपिटा इनकम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम टू नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। और जब फार्मूला लिखोगे तो इसको इस तरीके से एक डिब्बा में पैक करके आ जाना, ठीक है, ताकि जंग ना लगे, है ना। ठीक, ये चीज़ करके आ जाना। पता क्या,
इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो सोचेगा एग्जामिनर कि इसको फार्मूला तक आ रहा है तो बंदा कैसे गलत लिख सकता है, और तुम गलत लिख के भी आओगे फिर भी तुमको ये फार्मूला देख के नंबर दे देगा, क्योंकि मेन खेला तो इसी में है ना, नेशनल इनकम बाय डिवाइडेड बाय आपका टोटल पॉपुलेशन, है ना। तो ये चीज़ें भी कर सकते हो, और जहाँ फार्मूला लिखो उसको थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। और मैथ के लिए मैं एक कनेक्टेड यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर तुम कोई फार्मूला तुम जो भी इक्वेशन बनाओ, कौन सा फार्मूला यूज़ किए हो वो फार्मूला ज़रूर लिखना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें फार्मूला आता है, ठीक है, एग्जामिनर वो नहीं देखेगा तुम्हें कितना आता है, तुम किस हिसाब से लिख के आए हो वो देखेगा, है ना। तो याद रखना जब भी मैथ की चीज़ें बनाओ, मैथ में जो भी चीज़ें कनेक्टेड दिमाग में आती है मैं बताते रहता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा हेल्प हो। मैथ में जो भी फार्मूला यूज़ हो तो तुम वो फार्मूला मेंशन करना, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनाने से पहले गिवन वगैरह लिखने के बाद कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हो वो फार्मूला लिखने के बाद ही अपना स्टेप आगे स्टार्ट करना, ठीक है। ऐसा नहीं तुम्हें फार्मूला आता है तुमने एज इट इज़ बना के वहाँ आंसर छापते, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो आता है वहाँ पे बता के भी आना मैं लोग को कितना आता है, और जितना पूछे उतना का। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो तुम अलग अलग मेथड से सॉल्व करने लगे, है ना। तो जो मेथड बोला है वही मेथड, अगर कोई मेथड नहीं बोला तो जो तुमको मेथड आता है उस मेथड से करके आ जाना। अब दूसरा क्या आता है आपका ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कभी कभी इसको अभी हाल फिलहाल में सेंटअप में पूछा था ना ये वाला, तो वही वाला चीज़ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है ये पब्लिश करता है यूएनडीपी, जो कंपेयर करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को, किसके बेसिस पे, एजुकेशन के, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। और ये जो डेवलपमेंट होता है, इंडेक्स होता है, ये फर्स्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। किसके डायरेक्शन पे, महबूबुल हक। ऑलरेडी ये सब ऑब्जेक्ट में तुम लोग रटे हुए हो गए, है ना। वही सब चीज़ों के यहाँ पे लिख देना। क्या क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, एजुकेशन लेवल देखते हैं, स्टैंडर्ड, और उसका फार्मूला लिख देना, तो बंदा बाग बाग हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा उसका, कि क्या बंदा है, ठीक है, या बंदे है, जो भी है, बंदा बंदी मतलब क्या स्टूडेंट है ना। बंदा ऐसा पता नहीं, वो एज ए उर्दू वर्ड, ठीक है, बंदा, है ना, अल्लाह के बंदे खुश रहे, है ना, वो वाला बंदा। और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछ दिया, सिंपल से क्या करोगे, कुछ नहीं, सिंपल सा एक आंसर, जितना नंबर उसका यहाँ पे लिख देना इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लाइन। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिनोट करता है ऑल दोज फैसिलिटीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सर्विसेज जो हेल्पफुल करता है किसको, क्या किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल भर दिया, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, जो भी तुमको आता है, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री नॉन एज, यहाँ पे क्या है, दीज नॉन एज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट, बस बढ़ाने के लिए बात को, और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, बट इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ था, जितने भी फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज है जो हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हॉस्पिटल्स वगैरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के लिए, ठीक है, इसको दिस ऑल्सो नॉन एज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें नंबर मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री के लिए होता है, ठीक है। कंट्री विद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर डेवलप, मतलब वही बात है, जिस कंट्री का ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो कंट्री ज़्यादा डेवलप होगा, वही वाला बात है। जहाँ नेशनल इनकम की बात है, जिस कंट्री का ज़्यादा नेशनल इनकम वो ज़्यादा अमीर, वही वाला बात यहाँ पे, ठीक है, समझ गए, समझ गए। आ जाओ, बिहार में बहार है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, और आई थिंक मेरे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था। अब तुमने बोले भैया आप कब एग्ज़ाम दिए, कितने नंबर आया, ठीक है, ये पूछोगे, मुझे मालूम है ना, मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, तो व्हाट आर द काउजेज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन बिहार, सजेशन बताइए किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं इसको, किसको, बैकवर्डनेस को। तो सबसे पहले लिखने से पहले कलम लेना, उसके बाद क्या करना, यहाँ पे लिख देना, एक इस बार तो हेडलाइन से नहीं बनेगा, आंसर लिखने से, आंसर यहाँ पे अगर इस हिसाब से क्वेश्चन देगा ना तो किस हिसाब से करना, यहाँ से स्टार्ट करना, द काउजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बैकवर्डनेस इन बिहार, यहाँ तक लिख दिया। सच यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा द काउजेज एंड बैकवर्डनेस ऑफ बिहार, लिखने के बाद तुम पॉइंट्स में चीज़ों को लिखना, इंक्रीज रेट इन पॉपुलेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे स्पेस दे देना, ठीक है। और हम लोग बस एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, बाढ़ आ जाता है, बीमारी आ जाता है, अलग इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, जो भी इंडस्ट्री था वो बंद होने के कगार पे है, गरीबी है, ठीक है, लीगल सिस्टम मतलब ये अपना पुअर लीगल सिस्टम है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब अच्छा नहीं है ना, जहाँ जाते हैं पैसा दीजिए और मतलब आगे बढ़ जाता है काम, किनका जो पैसा कौन देगा, जो अमीर है, ठीक है, इसी कारण से गरीब तो गरीब ही रह गया। तो वो सब चीज़ें हैं, ये सब क्या बैकवर्डनेस,
बिहार को पीछे धकेल रहा है, और इसी सब चीज़ों से हम लोग को आगे लेके जाना है। किसको? बिहार को आगे लेके जाना है और बैकवर्डनेस से निकालना है। तो कैसे निकालोगे? बालवीर बन के, नटखट परी का जादू लेके? नहीं। क्या क्या है? सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आपसे बेहतर कौन ही जाने, है ना। चलो, रैपिड ग्रोथ एग्रीकल्चर, अलग अलग मेथड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट कर सकते हैं, गरीबी को हटा सकते हैं। जब इंडस्ट्री वगैरह बनेगा तो ऑलरेडी लोग जाएंगे रोजगार के लिए, तो धीरे धीरे गरीबी हटेगा। और किसने कहा था कि बिहार जब तक क्या डेवलप नहीं होगा तब तक इंडिया तरक्की नहीं कर सकता? किसने कहा था? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दो, ठीक है। उसके बाद क्लीन एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, साफ़ सुथरा, मतलब वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में झाड़ू लगा नहीं, वो वाला बात नहीं कर रहा, साफ़ सुथरा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो पैसा ले लिया तो उसको छोड़ देता है ना, तो वो कुछ भी जो मन तो कर रहा है, जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए ना। ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार अफसर आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर, अच्छे से रोड वगैरह बनेगा तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे लिख रहे हो काउजेज तो तुमसे बैकवर्डनेस पूछेगा। अगर तुमसे सिर्फ बैकवर्डनेस पूछा तो क्या करोगे? उतना ही लिख के आना, ज़्यादा वहाँ पे मत दिखाना कि हम ज़्यादा पढ़ के आए, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा चीज़ें सही नहीं होता है ना, ओवर स्मार्ट बनना, तो वो चीज़ें मत करना। जितना पूछा उतना आंसर दे के आएंगे ज़रूर, ठीक है। चलो, और अगर तुमको सजेशन मांगा तो तुम सिंपल से यहाँ लिखना स्टेप टू रिमूव बैकवर्डनेस इन बिहार। उसके बाद तुम यहाँ पे पॉइंट्स को लिख देना, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ठीक है, ओके। कुछ लोग सोचते हैं भैया पीडीएफ कहाँ दीजिएगा, ये तो बता दीजिए, हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ लेंगे। देखो, पढ़ तो तुम लोग स्टार्टिंग से रहे हो बच्चे, है ना, तो जो चीज़ें बता रहे हो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, तो बरकत देगा तुम्हें, ठीक है, पढ़ाई में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। पीडीएफ मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा लेट होगा, जैसे आज क्लास ख़त्म होने के बाद कल मॉर्निंग में इसको ऐड कर देंगे। लेट क्यों? क्योंकि रात तक तुम लोग देख लेना एक बार, ठीक है। अगर जैसा भी हो, आई थिंक रात तक अगर काम ठीक हुआ, नेट रहा तो, क्योंकि घर पे यहाँ पे थोड़ा सा नेट इशू रहता है, तो सुबह तक मैं कर दूंगा, कोशिश है। अदरवाइज़ और जिन जो लोग के पास सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर है ना, तो वो वाले ग्रुप पे भी मैं अपलोड कर दूंगा टीच मी टैब पे, ठीक है। वहाँ पे भी ले सकते हो, टेलीग्राम पे भी ले सकते हो, जहाँ आपका मर्जी हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, नाम क्या है मैट्रिक और इंग्लिश मीडियम में, तो एग्रो बेस्ड मतलब यहाँ पे लिख लेना। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किसको बोलेंगे? ऐसा इंडस्ट्री जो किस पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बस वही चीज़ लिखना है आपको। तो क्या बनाना है? फिर से वही नाश्ता बनाना नहीं है, सिंपल सा लिखना है कैसा बेडिंग में कि एग्रो, नंबर लिखने के बाद आंसर नंबर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एक हेडलाइन मतलब एक उसमें क्या बोलते हैं यार, अंडरलाइन करने के बाद आपको लिखना है दोज इंडस्ट्री विच डिपेंड ऑन, किस पे? इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, और रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, उसको बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। वो देखेगा डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, सही लिखा है, नंबर दे दो, इस हिसाब से तुम्हें नंबर दे देगा, आपका चीज़ें रेडी हैं आंसर, ठीक है, बन के तैयार, ठीक है, ओके। चलो, और हाँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो मैं पीडीएफ से किस तरीके से तुम लोग पढ़ सकते हो, है ना। बहुत लोग ठीक है आप लोग लिखना है लिख लेना, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस तरीके कैसे कर सकते हो हेल्प, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। खास करके मैं जैसे पीडीएफ से याद करता था चीज़ों को, अभी ऐसे याद करता हूँ। पीडीएफ से क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आंसर को पढ़ लेना, ठीक है। आंसर को 2-3 बार पढ़ने के बाद एक कॉपी लेना, उस पर जितना याद हुआ चीज़ों को लिखना, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जैसे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, चाहे इधर दिस दैट वगैरह ऑल दोज वगैरह याद हो ना हो वो अलग बात, लेकिन तुम्हें ये डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, ये याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पढ़ना है। अगर तुम्हें एग्जाम में कुछ भी नहीं याद आ रहा है, कम से कम अगर ये लिख के आओगे तो कुछ नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो वो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे याद करना? पीडीएफ से 2-3-4 बार पढ़ लेना, उसके पढ़ने के बाद कोशिश करना कि तुम लिखो उसको। कहाँ पे लिखोगे? हाथ पे तो नहीं लिखोगे, है ना, तो कॉपी पे लिखोगे। और जब कॉपी पे लिखोगे तो वो कॉपी को संभाल के रखना। और मेरा आदत था पता है क्या, कि मैं पेज को फाड़ लेता था, उसमें लिखता था और एक जगह बस पाइल अप करके रख देता था, ठीक है। एक जगह स्टेपल करके रख देता, उसको एक जगह रखा रहता था, एग्जाम के रात को बस वहीं रिवीजन करना। और आपके पास इस बार अच्छा ऑफर है, क्या है ऑफर, कि सिंपल से सैम्पल पेपर में जो खाली जगह है उस पर आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो, और जो सैम्पल पेपर में चीज़ें हैं वो ये भी है, और जहाँ कम ज़्यादा है आप उसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद
आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज इनकम। चैप्टर इनकम से स्टार्ट होता है, तो इनकम से स्टार्ट। इनकम क्या होता है, जो पैसा कमाते हैं फिजिकल या फिर मेंटल वर्क से, उसको क्या बोलेंगे, इनकम। और इनकम जो होता है किसके टर्म पे, या तो मनी के रूप पे या फिर गुड्स के सामान में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पर्सन गेट्स एंड फिजिकल एंड मेंटल वर्क नोन एज इनकम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। या और ये किसके टर्म में, गुड्स एंड मनी। बस इनकम 2 नंबर में पूछा जाएगा। और पता है, तुमसे पता है इनकम ज़्यादातर तुमसे कैसे पूछेगा, व्हाट इज़ इनकम, उसके बाद आता है, इनकम के बाद आता है, और इसको किस तरीके से इनकम 2 नंबर में पूछना चाहते पूछेगा, नहीं तो इसको कहीं ऐड कर देगा। और 2 नंबर पूछेगा तो इतना लिख के आ जाना, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, ऑलरेडी वहाँ पर कैपिटा इनकम तूने पढ़ा, तूने नहीं आपने पढ़ा है ना, मतलब वहाँ यूपी जाके ये तूने आपने पता नहीं क्या क्या होगा, पर कैपिटा इनकम पढ़ा है आपने, है ना, और नेशनल इनकम भी पढ़े। लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंस अलग तरीके से लिखा, दोनों याद कर सकते हो जैसा भी। डिफरेंस कैसे, द क्वोशंट रिमेनिंग आफ्टर द डिवाइडिंग टॉप, वो है बस ये सिंपल लैंग्वेज में, टू बाई टोटल पॉपुलेशन नॉन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला लिखने के बाद इस तरीके से, और जब भी डिफरेंस पूछे ये दीवार देना बनता है, ठीक है, ठीक है। उसका नेशनल इनकम तो ऑलरेडी पता है। और वहाँ पे तुम ये चीज़ ऐड कर सकते हो, ये जो नेशनल इनकम लिख रहे हो ना, तो ये वाला नेशनल इनकम का फॉर्मूला भी लिख देना, y इक्वल टू क्या होता है, C+I, ये भी लिख देना, ताकि अगर और अच्छा लिखना है तुम्हें, और अच्छा सजा के लिखना है, तो ये भी लिख सकते हो, y क्या डिनोट कर रहा है, C क्या डिनोट कर रहा है, एंड आपका I क्या डिनोट कर रहा है, ये भी चीज़ें कर सकते हो। चाहे वो वाला डेफिनेशन लिख लो, आई थिंक वो वाला डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। उसका सीधी आप पर कैपिटा इनकम क्या होता है वो लिख लिया, किधर लिख दिया, इधर पर कैपिटा इनकम। अगर डिफरेंस बता रहा हूँ, जैसे आप पर कैपिटा इनकम लिख रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम एक लिखे, यहाँ पर कैपिटा इनकम का डिब्बा बना दीजिए, या नेशनल इनकम का, दोनों का डेफिनेशन आप लिख दीजिए इस तरीके से। डेफिनेशन लिखने के बाद उसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए, आपके 5 नंबर आपके सामने हाजिर है, ठीक है। डिफरेंस पूछेगा तो 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं चाहे कि डिब्बा नहीं बनाना है, भैया हमको डिब्बा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमको डिब्बा और ये सब नहीं पसंद है, तो सिंपल सा आप क्या लिखिए, पर कैपिटा इनकम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आपका सबसे हेडिंग बना लीजिए, डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम। उसके बाद आप सिंपल सा क्या कीजिए, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम खत्म होने के बाद फिर यहाँ पे आपका नेशनल इनकम वाला डेफिनेशन फिर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन दोनों शो होना चाहिए कि आप पर कैपिटा इनकम भी लिखें और नेशनल इनकम भी लिखें, ठीक है, सॉरी हाँ नेशनल इनकम भी लिखें, ठीक है, समझ में आया। और कभी कभी ना नेशनल इनकम का तो डेफिनेशन 2 नंबर में पूछता है ऑलरेडी। यार ये रोड के पास बैठना मतलब एक ही बात बराबर है, इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला करता है, ठीक। चलो अब आते हैं जीडीपी, ठीक है। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है, ये जो होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज जो प्रोड्यूस इन इकोनॉमी गिवन है एयर, उसको क्या होता है जीडीपी। और ये जीडीपी जो एक मार्केट वैल्यू होता है और फाइनल गुड्स का सर्विसेज का जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग विद इन ईयर या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये आपका जीडीपी का डेफिनेशन हुआ, ठीक है। क्या पूछेगा, जीडीपी पूछा तो वहीं सब आपको सब हेडिंग डालो जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद ये डेफिनेशन लिख दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दो, काम खत्म, ठीक है। चलो उसके बाद किस तरीके से आप नेशनल, अच्छा नेशनल इसको ना 5 नंबर में अगर पूछना हो तो ये तो क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, इसको 5 नंबर में पूछना हो तो कैसे क्वेश्चन बनाएगा पता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, क्या क्या डिफिकल्टीज आता है नापने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या क्या किस तरीके से मेज़र करते हैं, देखो यहाँ डिफ़िकल्टीज़ पूछा है, ठीक है। आई थिंक मैंने एक ही क्वेश्चन, हाँ डिफ़िकल्टीज़ की बात किया, किस तरीके से क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आता है जब नेशनल इनकम को नापते हो, तो क्या क्या, डाटा कलेक्टिंग, भाई इतना सारा आदमी है, ये डाटा कलेक्ट करते हैं, वहाँ दिक्कत आता है। पॉसिबल डबल काउंटिंग, जैसे तुम्हें कोई भी सर वगैरह कोई भी है ना, मॉनिटर वाला जो काम होता है, बच्चा गिनने देगा, गिनो तो 1 2 3 ऐसा लगेगा कि इसको छोड़ दिएगा, है ना, फिर गिनते 1 2 3 करके, तो वो चीज़ें होता है। तो उतना सारा नेशनल में इतना लोग रहते हैं, ठीक है, कैसे गिनना पॉसिबल, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो ये भी दिक्कत हो जाता है। और आपका जो डिफ़िकल्टी मेजरिंग वैल्यू में, ये 3 चीज़ 3 पॉइंट में बना के लिख देना, और ये छोटा सा साथ में डेफिनेशन इसको ऐड कर लेना। ये आपका डिफ़िकल्टीज़ है। 5 नंबर में बनाना हो कैसे होगा, सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। 5 नंबर में इस हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बनाएगा। इसको 5 नंबर में बनाना तो कैसे बनाएगा, वैसे ये 5 नंबर के लायक ही है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किस टाइप का बनाएगा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम और व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ हाउ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कुछ इस तरीके से कि नेशनल इनकम क्या होता है और इसको किस तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं नेशनल इनकम को, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो
थोड़ा सा एग्जामिनर के हिसाब से सोचना पड़ता है हमें चीज़ों को, है ना। सब चीज़ अपने हिसाब से नहीं चलता, कभी कभी एग्जामिनर के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, पहले लिख दिया। उसके बाद पहला नंबर इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, इनकम इस मेथड में जो इनकम अर्न करते हैं कोई भी इंडिविजुअल बिजनेसेस से कंट्री में, जिसमें क्या हम लोग को वेजेस मिलता है, सैलरीज मिलता है, रेंट में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में, इस तरीके का इंटरेस्ट हो गया, इनकम आ जाता है। एक्सपेंडिचर, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एड्स करते हैं जो भी मनी सपोर्ट सर्विसेज आता है, जैसे हाउस होल्ड से आता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेसेस में गवर्नमेंट के द्वारा। तो तीसरा क्या हो गया आपका प्रोडक्शन मेथड से, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन वाला, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी में हो गया, ठीक है। तो ये सब 3 मेथड है जिसमें बेसिकली इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आपका प्रोडक्शन मेथड, हम लोग इससे मेज़र करते हैं कि नेशनल इनकम कितना क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज़ें 5 नंबर में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाता हूँ, क्या कंट्रीब्यूशन रहा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नेशनल इनकम वही बात है, पर कैपिटा इनकम वही बात है, बस इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐड कर दिया। तो हम लोग भी ऐड कर देते, नेशनल इनकम का डेफिनेशन पढ़े थे वही चिपका दो, कर दिए। और क्या कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम क्या क्या, सबसे पहले मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर स्टैंडर्ड लाइफ, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर को ग्रोथ करता है और ग्लोबल स्टैंडिंग में जाता है, ये सब कंट्रीब्यूट करता है कौन, नेशनल इनकम। और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन लिख दिए छोटा सा, लिखने के बाद वो पर कैपिटा इनकम क्या कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो वो मेजरिंग इकोनॉमिक वैल्यू, रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी, ठीक है। और वो इंकरेज करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, और एसेस डेवलपमेंट लेवल्स। तो ये चीज़ें हैं किसमें कंट्रीब्यूट करता है नेशनल डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम। इसमें पढ़ने का तरीका क्या है, नेशनल इनकम का डेफिनेशन याद है, चिपका दो। उसके बाद वो क्या कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ऐड कर दो। उसके बाद पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन चिपका दिया। उसके बाद क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये सब चीज़ें ऐड कर दो, काम खत्म। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ना, और वैसे ये क्वेश्चन ना चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों जगह पूछा गया है। और आई थिंक एग्जाम में सेंटअप पेपर में आई थिंक है, बिल्कुल आया है सेंटअप सैम्पल पेपर में, है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसा है। तो अगर तुम ये वाला चीज़ें नहीं भी लिखोगे तो फिर भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। ये वाला चीज़ें है रे बच्चे, ठीक है, ये चीज़ें अगर छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता, सिंपल सा डिब्बा बना देंगे, उसके बाद क्या करना है, पैक कर देंगे किसमें, अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ लिखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों का आपका डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी इन पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। और ये इंप्रूवमेंट करता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, दोनों के डेवलपमेंट का। ये आपका ग्रोथ वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेवलपमेंट में हो गया। ये भी क्या है, ये मेजरेबल मेंबर को जैसे क्वांटिटेटिव, और ये जो होता है ये क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, क्वालिटी का बात करते हैं, यहाँ क्वालिटेटिव पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे थे, कि चीज़ों का बात कर रहे थे, है ना, टाइम का बात कर रहे थे, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है, कितना क्वांटिटी में मेंबर जुड़े, लाइक जीडीपी वगैरह कुछ भी, है ना। और ये करता है, ये इंक्रीज आउटपुट इनकम, और ये क्या करता है, ये बॉर्डर वेलबींग इंक्लूडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और ये मेजर करता है, मेजर बाय जीडीपी, जीएनपी एंड नेशनल इनकम। और ये मेजर करता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बस एक तो लिखना, काम खत्म है, ठीक है। स्कोप वगैरह इसको भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये नैरो होता है, ये ब्रॉडेड होता है, ठीक है, ये बात है। ये डिफरेंस, इस हिसाब से चीज़ों को लिखना, डिफरेंस तरीका यही है, मैं भी ये बताना चाह रहा था, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगा। चैप्टर नंबर 2 खत्म, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक करेंगे, क्योंकि मैं एक दिन में चैप्टर 3 तक ही कर पाया। अब सोचो ये भी जो मैं तुम्हें देख रहा है ना, तो ये एक तो ईजी लैंग्वेजेस में, साथ के साथ ये सब खुद टाइपिंग, वो भी ये नहीं कीबोर्ड नहीं, फ़ोन के इससे टाइप करना पड़ा था, ठीक है। तो जस्ट मेहनत करना पड़ता है ना। चलो, बाटा सिस्टम क्या होता है, बाटा सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। सिंपल सा पूछेगा क्या, व्हाट इज़ बाटा सिस्टम, एक क्वेश्चन ये बना, लेकिन मैंने खुद से खुराफाती दिमाग लगा के ये भी ऐड कर दिया, क्या ये डिफिकल्टीज हो सकता है। अगर इतना पूछेगा तो 5 नंबर का, ठीक है। अगर सिर्फ 2 नंबर पूछना हो तो सिंपल सा ये बाटा सिस्टम से क्या समझते हैं, 2 नंबर का। डिफिकल्टीज ऑफ बाटा सिस्टम 2 नंबर का, अगर दोनों मिला दिया तो 5 नंबर का, बस बात खत्म। बाटा सिस्टम में क्या होता है, बाटा सिस्टम क्या होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पहला पॉइंट हाईलाइटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो दोनों क्या करता है, जो सामान होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो बोथ स्केल जो होता है,
बोथ सेल एंड परचेज, दोनों एक दूसरे को बेचता है और ख़रीदता है, ठीक है, सर्विस में, ठीक है, बिना यूज़ ऑफ मनी, ठीक है, अपना सपना मनी, तो ये बिना इसका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम को ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम को चेंज करते हैं ना, विच गुड्स आर एक्सचेंज बाय गुड्स, ठीक है, सामान के बदले सामान, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल जैसे हम लोग तो फेवरेट एग्जांपल है कि गर्मी का दिन में जब गांव में रहते हैं, अभी भी जैसे है, तो आराम से जब भी गांव जाते हैं, पैसा नहीं रहता है, पैसा रहता भी है फिर भी हम लोग नहीं खर्चा करते हैं, जाते हैं और जहाँ आई थिंक ज़्यादा तो मकई होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट उनको दे देते हैं और हम लोग बर्फ़ लेके आ जाते हैं, ठीक, सिंपल ये चीज़ें होता है, अभी भी होता है, ऐसा नहीं बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन क्या क्या डिफ़िकल्टीज आता है बार्टर सिस्टम में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब जो उसको चाहिए ऐसा थोड़ी ना उसको वो चाहिए, मान लो ये तुम हो, ठीक है, ये हम हैं, नहीं हम भी नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, शांति से देखो, अगर मान लो इसको चाहिए एप्पल, इसको चाहिए आईफोन, जस्ट है ना, लेकिन ये एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा, इसको चाहिए था एप्पल, इसको चाहिए था आईफोन, दोनों का मतलब वांट्स, इसको हो सकता है ये चीज़ नहीं मिल पाए, है ना, जस्ट एग्जांपल, छोड़ो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो कर रहे हैं हम चीज़ों को, क्या समझाए तुम्हें, कैसे बताए तुम्हें, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, हम बताते हैं, देखो मान लो इसको चाहिए था, क्या चाहिए था, इसको दिमाग में चला था मुझे एप्पल मिल जाए, ठीक है, और इसके पास था एप्पल, क्या मैं दिमाग ख़राब कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहा था पता नहीं काम करना बंद कर दिया यार, छोड़ो दिमाग खा दही करना खामखा, एक तो छोटा सा दिमाग है, कितना ज़्यादा, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऐसा नहीं है कि जो आपके पास है वो चीज़ अदला बदली ही ना चीज़ें करेगा। अगर मान ले पास आपके पास जूता है, ठीक है, उसके पास फ़ोन है, तो उसके पास भी जूता ऑलरेडी है, तो वो फिर जूता क्यों लेगा आपसे, है ना, ये समझाना चाह रहे थे, बट वहाँ पे बैठ नहीं रहता, पता नहीं दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। कॉमन मेज़र वैल्यू, मान लेते हैं आप 5 kg चावल देते हैं, आपके बदले एगो आपको कद्दू देता है, तो घाटा पड़ गया ना, आपका नुकसान हो गया ना, तो वो चीज़ कॉमन मेजरिंग में दिक्कत होता है, रख स्टोर में भी दिक्कत करता है, डिविज बांटने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर पेमेंट में भी दिक्कत होता है, बोले ना बाद में दे देंगे, मान लो सेब बोला है आधा सेब लेके गया, आधा सेब बाद में देंगे, तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है, आधा कम बेस मिल जाता है तो दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ये सब डिफ़िकल्टीज़ है। बोलेगा बार्टर सिस्टम, कुछ नहीं, नंबर लिख के बार्टर सिस्टम छाप दियो, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से, और इंपॉर्टेंट पॉइंट का हाईलाइट, क्या क्या डिफिकल्टीज़ है, तो डिफिकल्टीज लिखने से पहले ये लिख देना, डिफिकल्टीज ऑफ वाटर सिस्टम दिस एंड दिस, ठीक है, समझे। दूसरा क्या था अपना मॉनिटरी सिस्टम, तो लो मॉनिटरी सिस्टम में क्या होता है, कभी कोई ऐसे पूछ सकता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वाटर सिस्टम एंड मॉनिटरी सिस्टम, तो बिल्कुल सिस्टम अच्छे से हैंग करके आ जाना है, किस तरीके से मॉनिटरी सिस्टम लिख देना। उसके बाद क्या है, मॉनिटरी सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट सेल हिज गुड सर्विसेज, और वो क्या करता है, पैसा मिलता है उसको, ठीक है, और वो पैसा खर्च करता है कोई चीज़ बाई करने में या कोई भी सामान में, या भी जो भी उसका नीड है, उसको क्या बोलेंगे, मॉनिटरी सिस्टम। मनी का बात आया, फंक्शन ऑफ मनी, आपसे पूछेगा मनी का फंक्शन क्या होता है, वैसे तो हम लोग 4 पढ़े, बट मैं 6 लिख लिया, अगर आपसे पूछ दे, है ना, तो मनी का क्या, अगर बोलेगा व्हाट इज़ मनी, सॉरी मॉनिटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ मनी, अच्छा मैं तुम बता रहा हूँ, छोड़ो, इसमें शायद ना पूछने के चांसेस था, बट अगर पूछे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मनी और एडवांटेज ऑफ मनी, तो फंक्शन ऑफ मनी से क्या होगा, एक्सचेंज का, ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हो, मेजर ऑफ वैल्यू कर सकते हो, स्टैंडर्ड कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, बेसिस ऑफ क्रेडिट। एडवांटेज क्या क्या है मनी का, याद रखना, ये बेनिफिट कंज्यूमर को भी बेनिफिट रहेगा, और प्रोडक्शन वाला को भी बेनिफिट रहेगा, मनी और क्रेडिट को भी। ये बार्टर फैसिलिटीज़ को कम कर देगा, लिक्विडिटी ऑफ मनी एंड कैपिटल, मोबिलिटी ऑफ मनी एंड कैपिटल, ये फलाना ढिमकाना बहुत सारा है, मैं बोलते बोलते सच में थक गया। तो ये सब चीज़ें एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, पूछेगा तो बता के आ जाना। सेविंग क्या होता है, टाड़ा ना वो वाला नहीं, ये वाला सेविंग का बात कर रहा है। द टोटल इनकम विच स्पेंड इन करेंट गुड नॉन एज कंजप्शन एंड पर्टिकुलर पार्ट इनकम स्पेंड करते हैं हम लोग ड्यूरेबल गुड्स के लिए, उसको बोले सेविंग, बचाने के लिए, सिंपल सा बचाने के लिए बचा के रखते हैं, सेविंग करके रखते हैं ना, कुछ पैसा वगैरह ये सामान के तौर पे, है ना। वो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है शेविंग ऑफ कैश के रख सकते हो, या फिर सामान के इसमें, ठीक है। जैसे सामान के इसमें एग्जाम्पल, सोना खरीद के रख लिया, है ना, ज़मीन खरीद के लिए, सामान क्या कर सकते हो, किस में ऐड करोगे ज़मीन को, है ना। बहुत लोग कहता है ज़मीन खरीद के रख लेते हैं ना, बाद में बेच देंगे, डबल हो जाएगा पैसा, डबल 4 दिन में, है ना, वो चीज़। और या फिर कैश के फॉर्म में लॉकर वगैरह में रखवा लेता है, सिंपल सा बात है।
ये सब चीज़ें हैं सेविंग से रिलेटेड। ओके, सेविंग 2 नंबर में डेफिनेशन आएगा। ठीक, आ जाओ। क्रेडिट होता है क्या है, पहला ये पूछ सकता है। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये भी पूछ सकता है। क्रेडिट पूछे तो इतना छाप के आना, नहीं बेसिस ऑफ क्रेडिट बोले तो इतना छाप के आना। वैसे पूछा तो इतना है, लेकिन ये भी चीज़ें ऐडेड है, हो सकता है बेसिस ऑफ क्रेडिट पूछ दे, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, पहला बात, क्रेडिट मतलब होता है फेथ, भरोसा और कॉन्फिडेंस। ये पहला इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट रेफर करता है अरेंजमेंट इन विच पर्सन, बिजनेस, गवर्नमेंट ये बोरो मनी फ्रॉम गुड्स एंड अदर पर्सन, वो प्रॉमिस करता है वो पे करेगा, रीपे करेगा इन फ्यूचर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, और ये जो इसेंशियली ट्रस्ट होता है किसके, मनी और जो खरीदने और देने वालों के बीच में, उसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिट। किसके बेसिस पे, कॉन्फिडेंस, बेसिस ऑफ क्रेडिट की बात करें, द मेन बेसिस ऑफ क्रेडिट आर कॉन्फिडेंस होता है, कैरेक्टर होता है, कैपेसिटी टू रीपे। भाई तुम ऐसे लोगों को तुम लोन दे दोगे, पता चलो वो पे ही नहीं कर पाया, है ना, भाग गया, है ना, तो वो चीज़ तो नहीं, कितना टाइम में वो पे कर पाएगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं आपका क्रेडिट और उसका बेसिस ऑफ क्रेडिट। उसी में एक टॉपिक है क्रेडिट पेपर, और क्या क्या टाइप होता है क्रेडिट पेपर के, और क्रेडिट पेपर के टाइप अब एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट पेपर क्या होता है, ऐसा क्रेडिट जो पेपर के रूप में दिया जाता है। क्रेडिट पेपर रिलेट टू दोज ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर यूज इन क्रेडिट मनी, एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट और डेबिट पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट पेपर। ठीक है, गाड़ी वाला आया नहीं, ये क्यों आएगा दिमाग में पता नहीं क्यों। दीज वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज एंड क्या होता है, ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्रेडिट ये जो होता है गुड्स और आपका सर्विसेज का ट्रांजेक्शन करता है, सिंपल सा। और ये जो क्रेडिट पेपर फंक्शन होता है क्या क्या होता है ये बता देना। क्रेडिट पेपर फंक्शन ऑफ मनी, क्रेडिट पेपर जो होता है वो फंक्शनिंग करता है कैसे, एज मनी के जैसा फंक्शन करता है। जैसे चेक हो गया, बिल एक्सचेंज हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, हुडी हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, क्रेडिट प्रूफ हो गया, ट्रैवलर चेक हो गया, बुक क्रेडिट हो गया। तो ये सब सारे के सारे, आई थिंक ये आखिरी हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक आकाशवाणी से पहुँचाने अपनी बात। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करना था सब्जेक्टिव कर चुके हैं। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो लोग ग्रुप पे है। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 का कंप्लीट SCRT PYQ फलाना ढिमकाना जो भी बोर्ड की चीज़ें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद करना। ठीक है, ऑलरेडी ये सब सैम्पल पेपर में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये बताने का ये और भी सिंपल लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो उसी को मैंने बस इस पर कवर कर लिया। ठीक है, ये सब चीज़ों का आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और वहाँ पे कुछ दिक्कत वगैरह हो तो वहाँ पे मेरा ID मेंशन है, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं जब पॉसिबल हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। सैम्पल पेपर सेंटर पेपर किसी को भी चाहिए सिंपल सा बाई कर लेना इस नंबर पर मैसेज करके, ये ऑटोमेटिक फ़ायदा तो देगा ही देगा, है ना। चलो इस नंबर पे मैसेज करना, आपको सेंटर पेपर जिसको चाहिए PDF फॉर्मेट मिलेगा, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और 200 में साइंस के साथ मैथ के आपका प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज वगैरह भी इंक्लूडेड मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल मेरा नंबर है 8539888887। ठीक है, अपना नाम का डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख सकते हैं, या फिर अपना बोलना है आपको सैम्पल पेपर चाहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना देर सुनने के लिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आई थिंक अगर मुझे सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट कल ही मैं आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करूँगा, वरना एक दिन गैप लूँगा, बाद बाकी फिर एक वीडियोज़ में कंप्लीट करा दूँगा पूरा इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, या फिर पहले पॉलिटिकल ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हिस्ट्री, फिर लास्ट में ज्योग्राफी, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव के सीरीज़ चलते रहेंगे, साइंस के भी चलेंगे। साइंस की सब्जेक्टिव 1 तारीख से आपके चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, और बस चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच, और वीडियोस को शेयर कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम पे PDF वगैरह मिल जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लेना, ऐसा नहीं कि वीडियो खत्म होती तुम लोग बोल देना अपलोड करो, ये कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।